हेलो एवरीवन। झारखंड करंट अफेयर्स के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड के सभी करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करंट अफेयर्स को जो झारखंड के सभी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और इसके साथ ही साथ एसएससी के करेंट अफेयर्स सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 सितंबर और 29 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर से आप हर दिन करंट अफेयर्स की पीडीएफ और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण वीडियो लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप ज्वाइन टेलीग्राम वाले सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप मुझसे जुड़ जाएंगे चैनल के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के द्वारा कितने प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की वृद्धि के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया है? ऑप्शन है 1%, 2%, 3% या फिर 6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा 2% स्टाम्प ड्यूटी की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। तो झारखंड सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 2% स्टाम्प ड्यूटी की बढ़ोतरी की बात की गई है। अभी झारखंड में टोटल 4% स्टाम्प ड्यूटी लगता है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि बिहार में 8% स्टाम्प ड्यूटी लगता है, उससे झारखंड में कम लगता है। स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? तो यह जो जमीनों एवं संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली जो रजिस्ट्रेशन होती है उस समय लगाया जाता है और इससे राज्य सरकार को सीधे तौर पर काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो राज्य के फंड में चला जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बनाई गई मधु किस ब्रांड के नाम से बेची जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन से झारखंड मधु, झार हनी, बाहा हनी या फिर जोहार हनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बाहा हनी है, बाहा हनी नामक ब्रांड से ये जो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बनाई गई मधु है उसे बेचा जाएगा। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो झारखंड सरकार के जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा उत्पादित मधु को बाहा हनी नाम से बेचा जाएगा। यह जो मधु है यह जनजातीय इलाकों में उत्पादित की जाती है और ये जो मधु है मीठी क्रांति के तहत, याद रखेंगे, मीठी क्रांति के तहत इसका उत्पादन 500 जनजातियों के जो परिवार हैं उनके द्वारा किया जाता है। शुरुआती चरण में इसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार को जोड़ा गया था। बाद में इसमें गुमला को भी जोड़ा गया और इसके तहत 150 मीट्रिक टन मधु का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारा शिक्षकों को कल्याण कोष नीति के तहत रिटायरमेंट पर कितने रुपए मिलेंगे? ऑप्शन है 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पारा शिक्षक हैं उनको रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए मिलेगी। कहां से? तो कल्याण कोष निधि से। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो पारा शिक्षकों की जो कल्याण कोष नीति है उसके तहत उन्हें रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। यदि पारा शिक्षकों की मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। इसके तहत कई सुविधाएं और पारा शिक्षकों को दी जाएंगी और इस कोष के सदस्य को 200 रुपए प्रति माह अंशदान के रूप में भी देना होगा। आपको बता दें, पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति है समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया गया था झारखंड में और इनकी संख्या लगभग 60,000 के है। तो काफी ज्यादा मात्रा में झारखंड में पारा शिक्षक जो है वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिशन नवजीवन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय झारखंड सरकार, जेएसएलपीएस, कल्याण विभाग झारखंड सरकार या फिर श्रम मंत्रालय झारखंड सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएसएलपीएस। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो मिशन नवजीवन गांव में शराब एवं हड़िया आपको पता होगा झारखंड का बहुत ही सांस्कृतिक टाइप का ये पेय पदार्थ है और गांवों में काफी ज्यादा प्रचलित है। इसको बेचने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया गया है ताकि यह काम छोड़कर महिलाएं रोजगार के दूसरे विकल्प की ओर बढ़ जाएं। यह योजना जेएसएलपीएस मतलब कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य
शराब तथा इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उसको समाप्त कर रोजगार के दूसरे विकल्प उपलब्ध कराना है। जेएसएलपीएस के अभी सीईओ हैं राजीव कुमार, ध्यान रखेंगे जेएसएलपीएस के जो सीईओ हैं वो अभी राजीव कुमार हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक होगा? ऑप्शन से 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में होगा। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का निर्माण जो आयोजन है वो 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा। आपको बता दें कोविड-19 के दौरान इसका जो आयोजन है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 53 देशों के 657 फिल्में दिखाई जाएंगी। तो कितने देशों के? तो 53 देशों के 657 फिल्में दिखाई जाएंगी और इसमें 85 कैटेगरी में, ये इंपॉर्टेंट है, 85 कैटेगरी में इसमें जो पुरस्कार है वो अभी दिया जाएगा। आपको बता दें इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे जो निर्देशक हैं नितेश तिवारी। नितेश तिवारी इसके जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है NCAER। NCAER के अनुसार भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2021 मतलब कि 2020-21 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? ऑप्शन है सभी जो जीडीपी है वो माइनस में ही है, -20%, -12.6%, -10.9% या फिर -8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा -12.6%। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो समझते हैं NCAER क्या होता है। तो NCAER का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च और इसके अनुसार जो भारत की जीडीपी है वो वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 12.6% रखी गई है जो माइनस में है। किस में है? माइनस में है। इसके साथ ही 2022 के लिए जो जीडीपी है मतलब कि 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए जो जीडीपी है वह 7% अनुमानित की गई है और ये जो जीडीपी है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखेंगे। NCAER का जो स्थापना है वो 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व पर्यटन दिवस मतलब कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को विश्व स्तर पर एक दूसरे देशों के साथ बांटा जा सके। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। और 2020 का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका थीम काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं। थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब कि पर्यटन और जो गांव होता है गांवों का विकास। UNWTO मतलब कि यूनाइटेड नेशंस जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ है? तो स्पेन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 को। कब हुई थी स्थापना? 1 नवंबर 1974 को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर इसर जज अहलूवालिया, डॉक्टर इसर जज अहलूवालिया का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन से विज्ञान, अर्थशास्त्र, फिल्म या फिर साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इसर जज अहलूवालिया का संबंध है अर्थशास्त्र से और ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। बता दें इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICRIER, काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के जो फुल फॉर्म होते हैं ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के फुल फॉर्म आप नोट डाउन करके रख ले, काफी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। आपको बता दें 2009 में इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है इसके डॉक्टर हर्षवर्धन,
अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं थोड़ी सी इसके थीम के बारे में। तो इसका जो थीम है वो है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस इसका थीम रखा गया है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों के संस्कृति तथा परंपराओं को पूरे देश में फैलाना है ताकि पर्यटन के क्षेत्रों में इन राज्यों को आगे किया जा सके। इसमें प्रमुख रूप से असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय इत्यादि राज्य शामिल हैं, जिनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का आयोजन किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति मतलब कि सिलेक्शन कमेटी की प्रमुख कौन बनाई गई हैं? ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड, हेमलता काला या फिर आरती वैद्य। इसका राइट आंसर है नीतू डेविड। नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति का प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो मुख्य चयन समिति है उसकी अध्यक्ष नीतू डेविड को बनाया गया है। इसमें टोटल 5 सदस्य होंगे। जो सदस्यों के नाम है वो हैं मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गरेट, आरती वैद्य और वी कल्पना, और इसके साथ ही साथ अध्यक्ष नीतू डेविड। तो टोटल 5 जो सदस्य हैं वो कमेटी का मेंबर होंगे। आपको बता दें पिछला जो चयन समिति था उसकी अध्यक्ष थी हेमलता काला और इन्हें अभी सदस्य के रूप में भी मान्यता नहीं मिला। तो बीसीसीआई के सीईओ कौन है? हेमंग अमीन है। हेमंग अमीन है अभी बीसीसीआई के सीईओ। प्रेसिडेंट आपको पता होगा सौरभ गांगुली हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और बीसीसीआई की स्थापना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1928 को हुई थी। मतलब कि भारत की आजादी से पहले ही बीसीसीआई की जो स्थापना है वो हो चुकी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉजिटिव पे सिस्टम, चेक जो आपका चेक द्वारा भुगतान होता है उसको बेहतर बनाने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पॉजिटिव पे सिस्टम। ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा एक जो एटीएम कार्ड है रुपे, आप सभी लोगों के पास भी होगा भी, तो ये जो रुपे कार्ड है ये एनपीसीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम को आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है बेहतर चेक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए। यह सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में एनपीसीआई कहा जाता है, उसी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसने रुपे कार्ड भी विकसित किया है। इसमें 50,000 से अधिक राशि का जो चेक होता है उसको इस सिस्टम के तहत भुगतान किया जाएगा। आरबीआई के अभी 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं और इसकी स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य के लिए $300 मिलियन का लोन दिया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके जो आपका हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है, ठीक है, और इसके द्वारा $300 मिलियन का लोन दिया गया है राजस्थान को। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के राजस्थान राज्य को $300 मिलियन का ऋण दिया गया है, जो राजस्थान के जल आपूर्ति और सफाई निर्माण के लिए दिए जाएंगे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अभी अशोक गहलोत हैं और इसके राज्यपाल अभी कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी आपको पता होगा जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, और ये जो है यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत की सूची है उसमें भी जोड़ा गया है। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, साथ ही साथ सरिस्का नेशनल पार्क जो बाघों के लिए है वो है, और साथ ही साथ इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है वो भी है आपका राजस्थान में। आपको बता दें यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर के रूप में 1985 में जो केवलादेव है उसको जोड़ा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें राजस्थान में काफी ज्यादा जो अच्छे अच्छे शहर हैं, जैसे कि बहुत प्रकार के प्राचीन आपको शहर मिल जाएंगे जो राजपूताना मतलब कि राजपूत प्रशासन का हिस्सा रहे थे प्राचीन समय में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। IRDAI द्वारा किन 3 बीमा कंपनियों को DSIIS के रूप में मान्यता दी गई है?
DSIIS। देखेंगे आगे क्या होता है। तो इसके जो ऑप्शन है ये है LIC, GIC, NIA या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो तीनों इंश्योरेंस कंपनी हैं, इन तीनों इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI द्वारा जो DSIIS कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं तीनों का फुल फॉर्म। तो LIC का जो फुल फॉर्म है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC का फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NIA का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस। बात करते हैं अब इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं IRDAI के बारे में। तो IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आपको बता दें जो ये जो कंपनी है ये सभी जो इंश्योरेंस के रेगुलेशन होते हैं, मतलब कि नियम होते हैं, उसको संचालित करती है और बनाती है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC कहा जाता है, भारतीय साधारण बीमा निगम जिसे GIC कहा जाता है, और साथ ही साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस को DSIIS कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य अब समझना इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है वो है बीमा संबंधी कार्यक्रम को पूरे देश में प्रचारित करना, ताकि इसके सभी पहलुओं की जानकारी दे सके। अब सभी पहलुओं में क्या क्या होता है, तो बेनिफिट, उसके बाद जो इंश्योरेंस होती है उसके रिस्क, और साथ ही साथ कैसे बेहतर रूप से ग्राहक उसकी सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को ये जो तीनों इंश्योरेंस कंपनी हैं ये जो भारतीय ग्राहक हैं उनको देंगे। आपको बता दें जो DSIIS का फुल फॉर्म है वो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, मतलब कि घरेलू रूप से जो महत्वपूर्ण इंश्योरेंस है उनको भारत में बढ़ावा देना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 21 सितंबर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में। तो विश्व जो रेबीज दिवस है, रेबीज तो क्या होता है, तो जो जानवरों के काटने से फैलता है, ये पशुओं में भी हो सकता है और इंसानों में भी हो सकता है। आपको बता दें यह जो रेबीज है ये 28 सितंबर को इसके बारे में जो विश्व रेबीज दिवस है वो मनाया जाता है, ताकि रेबीज की ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों तक पहुंचा सके। आपको बता दें इसी दिन जो फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन थे, लुईस पास्चर की पुण्यतिथि भी है। और साथ ही इसलिए इस दिन को रेबीज डे, मतलब कि विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया। यह जो रेबीज है एक वायरस संबंधी रोग है, ध्यान रखेंगे, जो जानवरों के काटने से फैलता है, और इसका जो उपचार है वो टीके के द्वारा ही जल्दी संभव हो पाता है। इस वर्ष का जो थीम है 2020 का वर्ल्ड रेबीज डे का जो थीम है वो है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ठीक है, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, ये इसका थीम है 2020 का। चलिए बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 सितंबर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑप्शन से वेटारी बोटास, लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल या फिर माइकल शुमाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वेटारी बोटास है, इसके द्वारा रशियन ग्रैंड प्री जीता गया है। और ये F1 जो फॉर्मूला रेस होता है उसी प्रकार का ये एक रेस होता है। रशियन ग्रैंड प्री 2020 के वेटारी बोटास ने जीता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 के वैक्सीन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अमित शाह या फिर अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का जो पोर्टल है वह लॉन्च किया गया है। भारत में कोविड-19 संबंधित विकास तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक पोर्टल डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। आपको बता दें भारत में अभी 3 वैक्सीन के जो अनुसंधान मतलब रिसर्च का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री भी लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य वैक्सीन के टेस्टिंग से प्राप्त आंकड़े को सुरक्षित रखना है। और साथ ही आपको बता दें जब वैक्सीन बन जाएगा तो यही आंकड़े दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे कि हमारा जो वैक्सीन है वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस टेस्टिंग के समय में दिया है। आपको बता दें ये जो रजिस्ट्री है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो रजिस्ट्री है बनाया गया है आपका केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको एम्स कहा जाता है, और साथ ही भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको कहा जाता है आईसीएमआर, आईसीएमआर, एम्स और आपका जो केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, इसके द्वारा जो नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री है वो बनाया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शहीद भगत सिंह की कितनी जयंती मनाई गई? ऑप्शन से 112, 113, 114, 115। तो इनकी 113वीं जयंती मनाई गई है। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती है वो 2020 में मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव, ध्यान रखेंगे, बंगा गांव। और यह जो है पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में है। अब यह जो स्थान है वो बांग्लादेश में चला गया है पार्टीशन के बाद में। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो आपका सेंट्रल असेंबली है उसमें बम फेंका था और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके साथ 3 और लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। टोटल 3 लोगों को फांसी में चढ़ाया गया था, जिसमें एक भगत सिंह भी शामिल थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस इंफॉर्मेशन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 23 सितंबर, 28 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 29 सितंबर। सबसे पहले तो जानते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिवस 15 अक्टूबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 74वां अधिवेशन जो 15 अक्टूबर 2019 के समय चल रहा था, उसमें 28 दिसंबर को यह जो दिवस है मनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान से ये जो है इसको समझेंगे। साथ ही बता दें, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता होगा 2005 में शुरू किया गया था, जिसके द्वारा आप विभिन्न सरकारी कार्यालयों से भी जानकारियां एकत्रित कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पूर्व विदेश रक्षा एवं वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह का निधन हो गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे भारत के और कई विभिन्न पदों पर इन्होंने जो है रहकर भारत की सेवा की थी। ऑप्शन से इसके 2011, 2001, 2003 या फिर 2009। इसका राइट आंसर है 2001। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें, ये जो है पूर्व रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री के रूप में रह चुके थे और साथ ही इनका पूरा नाम जसवंत सिंह जसोल है। जसवंत सिंह जसोल है। इनका जो जन्म है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था। इनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिन्ना इंडिया पार्टिसिपेंट और इंडिपेंडेंस में इन्होंने नेहरू और पटेल, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफी आलोचना की थी। ध्यान रखेंगे, आलोचना की थी। और बाद में इन्होंने जिन्ना की प्रशंसा भी उस पुस्तक के द्वारा की थी, जिसके बाद उन्हें जो बीजेपी, मतलब कि बीजेपी से ये थे, तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें वापस भी ले लिया गया था। इन्हें 2001 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार दिया गया था। सेना अधिकारी के साथ साथ राजनेता के रूप में इन्होंने अपने कर्तव्य महत्वपूर्ण रूप से निभाए। शुरुआती दिनों में ये सेना के जो अधिकारी हैं वो थे। आपको बता दें, इनका जन्म 3 जनवरी 1938 को हुआ था और इनकी पुण्यतिथि 27 सितंबर 2020 को है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।